हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो कॉमनवेल्थ के 2 नए सदस्य कौन बन गए हैं, जिससे इसके सदस्यों की संख्या 56 हो गई है। रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं। किस देश ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है। रणजी ट्रॉफी 2022 किस टीम ने जीती है। G7 ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसको काउंटर करने के लिए कौन सी स्कीम को रीलॉन्च किया है। पलोंजी मिस्त्री का निधन हो गया अभी हाल ही में, तो क्यों मशहूर थे वो। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है जिससे वहाँ की जनता सड़कों पर आ गई है, खासतौर पर महिलाएं और युवतियाँ। जानवरों के लिए देश की पहली यानी भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, उसका नाम बताएं, क्या नाम है उसका। इसके अलावा भाई कई और क्वेश्चन है, सब पर चर्चा होगी दोस्तों। और आप लोगों की डिमांड पर हाफ ईयरली करंट अफेयर्स का मैराथन वीडियो आ चुका है। पार्ट 1 वीडियो आ चुका है और पार्ट 2 वीडियो आज सुबह 11 बजे वो लाइव होगा। आप देखना जरूर। अगर आप इस वीडियो को उसके बाद देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है। तमाम एग्जामिनेशन जो भी होने वाले हैं उन सब में बहुत काम आएगा। और आपको पता ही है कि शानदार टकरा रहे हैं क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। तो शुरू करते हैं ये करंट अफेयर्स का वीडियो। और वही मैराथन वीडियो की वजह से ही कुछ दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाया, 3 दिन का, तो इकट्ठा मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, कॉमनवेल्थ के 2 नए सदस्य कौन बने हैं जिससे इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या 56 हो गई है। आंसर होगा टोगो और गैबॉन। न्यूज़ आप देख रहे हैं वाशिंगटन पोस्ट में ये खबर है। गैबॉन है टोगो। कॉमनवेल्थ सरकारों के प्रमुखों की बैठक अभी हाल ही में हुई है। कहाँ पर? रवांडा में, मैंने आपको बताया था पहले। तो उसी मीटिंग में ये तय हो गया कि इन दोनों को शामिल कर दिया जाए और शामिल हो भी गए। तो ये दोनों देश अफ्रीकी देश हैं और ख़ास बात है कि ये कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश के मेंबर नहीं रहे, कभी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं रहे, गुलाम नहीं रहे। तो एक मैप के थ्रू देख लेते हैं। हालांकि वहाँ पर फ्रांस का आधिपत्य रहा है कभी इतिहास में। तो मैप में देखते हैं, प्यारा भारत ये रहा और अफ्रीका की ओर चलते हैं और यहाँ रहा गैबॉन, ठीक है, और टोगो ये रहा इस जगह। ये टोगो जो है घाना, नामिया, इन सब के पास में है और गैबॉन जो है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है, ठीक है, कांगो के पास में है ये, ठीक है। तो ये दोनों अफ्रीकी देश हैं और ख़ास बात है कि ब्रिटिश उपनिवेश नहीं रहे हैं ये कभी भी, लेकिन इन दोनों ने सोचा कि हम शामिल होते हैं कॉमनवेल्थ में। दरअसल मामला ये भी है कि अफ्रीका में ये सब काफ़ी गरीब देश हैं और इनको वैश्विक मंच पे जो बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं अलग अलग देशों के, उन सब में हिस्सेदारी नहीं मिल पाती, उसमें शामिल होने का मौका बहुत कम मिल पाता है। यूनाइटेड नेशंस वगैरह में ही वो अपनी बात रख पाते हैं। इसके अलावा जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसमें विकसित देश शामिल हैं, उसमें एंट्री नहीं मिल पाती है आमतौर पे। तो इन सब देशों ने, दोनों ने अब कॉमनवेल्थ में एंट्री की है। इनका कहना है इससे उनको तरक्की मिलेगी और जो कॉमनवेल्थ संगठन है उसका एक बेहतर रूप देखने को मिलेगा। ओके, कॉमनवेल्थ के बारे में आपको बताऊं, स्थापना कब हुई थी? 1931 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं। आंसर होगा आकाश अंबानी। न्यूज़ आप देख रहे हैं मेरे बगल में। देखिए, मुकेश अंबानी इससे पहले रिलायंस जियो के बोर्ड के चेयरमैन थे। हालांकि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के भी चेयरमैन हैं, मुकेश अंबानी वो भी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत ही उसी के अंडर में ये रिलायंस जियो है। तो वो मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के भी चेयरमैन थे और हैं चेयरमैन रिलायंस इंडस्ट्रीज के, और कई और कंपनियों के, उसके अंडर में जितनी कंपनी है बहुत सारी कंपनियों के चेयरमैन हैं। तो अपने बेटे के लिए यानी आकाश अंबानी के लिए उन्होंने रिलायंस जियो के अध्यक्ष का, चेयरमैन का पद छोड़ा है। ओके, तो बड़े बेटे हैं आकाश अंबानी, उनको ये सौंपा है उन्होंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफ ये रहा इनका। अगला क्वेश्चन होगा, किस देश ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है। आंसर होगा ईरान। इनमें से ईरान है। ब्रिक्स उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देशों का एक ग्रुप है।
तो ईरान ने यह अप्लाई किया है द हिंदू के अनुसार, ओके, और वो सदस्य बनना चाहता है, उसने आवेदन किया है। इस बात की जानकारी ईरान ने ही दी है और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। क्यों ईरान ज्वाइन करना चाहता है, एक बार मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। ये रहा प्यारा भारत, और अब चलते हैं ईरान की ओर। बीच में यहाँ पाकिस्तान है और उसके बाद ही ये ईरान आता है। ठीक है, ये ईरान। ईरान का कहना है कि इससे ईरान और ब्रिक्स के जो तमाम मेंबर्स कंट्री हैं उन सबको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक और खबर आ रही है कि अर्जेंटीना, उसने भी सदस्यता के लिए आवेदन किया है। रूस के विदेश मंत्रालय रूस के, उसने ये कहा है कि अर्जेंटीना भी शामिल होने को इच्छुक है। हालांकि अर्जेंटीना ने ऑफिशियली इसकी पुष्टि नहीं की। हालांकि ये खबरों में ये बताया जा रहा है कि रूस ये चाहता है कि ईरान और अर्जेंटीना दोनों ब्रिक्स में शामिल हो जाएं, तो ब्रिक्स का थोड़ा विस्तार हो जाए। हालांकि इंडिया इस मामले में फूंक फूंक का कदम रख रहा है। वो देख रहा है कि कहीं ब्रिक्स जो संगठन है उस पर किसी एक देश का बहुत ज़्यादा दबदबान हो जाए, और चीन पर काफ़ी नज़र है इंडिया की। ओके, तो ब्रिक्स की बात हो रही है। मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में। स्थापना कब हुई? 2009 में। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रणजी ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती? देखिए, इसको ना रणजी ट्रॉफी 2022 नहीं कहेंगे टेक्निकली। जो भी गेम होता है गेम्स, उसमें जैसे 2021-22 हुआ, अगला जो गेम होगा वो 2022-23 होगा, उसके बाद 2023-24 इस तरह से कहा जाता है। तो इस समय अभी जो लेटेस्ट हुआ है, जून में फाइनल हुआ है, उसमें किस टीम ने जीत हासिल की है? तो आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश, यानी एमपी ने 26 जून को रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। कहाँ पर ये आयोजन हुआ है? तो ये आयोजन हुआ है बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं। और किसको हराया? मुंबई को हराया। ओके, और आपको बताऊं कि मुंबई ने 108 रन का टारगेट दिया था, जिसे एमपी ने बहुत आसानी से इसे पूरा कर लिया। और मुंबई जो है, मुंबई की टीम वो 41 बार की चैंपियन है। ठीक है, और लेकिन मध्य प्रदेश ने उसे हराया। ओके, और रणजी ट्रॉफी के बारे में आप जानते होंगे, ये क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली गेम्स है। आपस में गेम्स आयोजित किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले यानी 2020-21 वाला जो गेम था वो नहीं हुआ था कोविड-19 की वजह से। उससे पहले 2019-20 में उसमें कौन विजेता था? सौराष्ट्र। 18-19 में विदर्भ था। डिटेल मैंने पीडीएफ में दे दिया। डेली का पीडीएफ फ्री होता है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश में आयोजित G7 लीडर्स समिट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है? आंसर होगा जर्मनी। ओके, जर्मनी में ये आयोजित किया गया था। G7 की 48th ये लीडर्स समिट थी। कब से कब तक? 26 से 28 जून को। G7 में कौन कौन से देश हैं? तो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान और यूरोपीय यूनियन, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। तो ये फोटोग्राफ है G7 का, उसमें भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यूक्रेन, रूस का जो संघर्ष है, चीन का जो बढ़ता हुआ खतरा है, उन सब पर। तो उससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका और किस समूह ने रूस से गोल्ड यानी सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? आंसर बताते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट फॉर 6 मंथ का अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है, और मैराथन वीडियो तो अवेलेबल है ही। तो पीडीएफ आप ले सकते हैं मेंबरशिप के थ्रू। 1 ईयर का मेंबरशिप होता है सरकारी जॉब न्यूज़ ऐप का। तो ऐप के जरिए आप मेंबरशिप लेंगे और उसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का पीडीएफ। ये वीकली मिलता है, मंथली, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, और पिछले सालों को भी करंट अफेयर्स का पीडीएफ। 2 तरह के होते हैं, एक डिटेल में होता है नोट्स के साथ, और एक 1 लाइनर भी होता है। ओके, इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट भी आयोजित किया जाता है एवरी संडे को, ताकि करंट अफेयर्स का की आप जांच कर सकें क्या नॉलेज है आपको। एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जाता है। उसमें अलग अलग एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स के अलावा भी कई और क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट के भी होते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, और जो तमाम राज्यों के सीईटी और पीईटी हैं उन सब के। और 40% डिस्काउंट है बुक्स पे, फ्री शिपिंग भी है।
डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, शानदार ये मौका है। तो ये जो क्वेश्चन है, अमेरिका और किस समूह ने रूस से सोना खरीदने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, आंसर होगा G7। ठीक है, तो G7 ये बैन जो है रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण लगाया गया है, ऐसा कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का, और रूस को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए। ठीक है, रूस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए गोल्ड, इसके अलावा ऊर्जा यानी तेल जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर निर्यात करता है रूस, और रूस की अर्थव्यवस्था गोल्ड पर कुछ हद तक निर्भर है। तो एक तरह से रूस को आर्थिक तौर पर उसको नाकाम करने की कोशिश है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। तमाम अमेरिका और यूरोप पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए कि उसकी जो मुद्रा है रूबल, वो काफ़ी मजबूत होती जा रही है, इंडिया से भी ज़्यादा मजबूत हो गई रूबल। एक समय शुरुआत में जब प्रतिबंध वगैरह लगाए गए थे अमेरिका और यूरोप के द्वारा, तो उसके बाद उसकी जो मुद्रा रूबल थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी, लेकिन अब काफ़ी मजबूती से उसके तमाम सामान बिक रहे हैं, ऑयल बिक रहा है, ओके, अलग अलग रूट से ईरान के वाया ईरान वो बेच रहा है, अलग अलग रूट से लाकर वो सामान बेच रहा है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इससे भारत को भी फ़ायदा हो सकता है। जो प्रतिबंध लगेगा उससे ये होगा, जैसे रूस पर प्रतिबंध लगा तेल को लेकर कि तेल वो यूरोपीय देशों ने कहा कि हम नहीं लेंगे, हम कम लेंगे, कटौती करेंगे ताकि रूस पर फ़र्क पड़े, लेकिन रूस ने क्या किया, सस्ते में तेल देना शुरू किया। इंडिया को कहा कि आप सस्ते में ले लो, $30 पर बैरल सस्ते में, तो इंडिया खरीद रहा है, तो उससे रूस को फ़ायदा हो रहा है। तो अब हो सकता है कि जब गोल्ड के पर भी प्रतिबंध लगाए तो हो सकता है कि गोल्ड को लेकर ये वो सस्ता गोल्ड देने पर भी विचार करे रूस। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। G7 ने, ग्रुप ऑफ 7 ने चीन के BRI, फुल फॉर्म इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करने के लिए कौन सी स्कीम रीलॉन्च की है, आंसर होगा PGII। फुल फॉर्म क्या है इसका, तो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए कि चीन के खिलाफ ये सब गोलबंद होते रहते हैं, और इससे पहले भी 2021 में भी इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, किस चीज़ को, तो PGII को, और अब फिर इन लोगों को समझ में आया है कि अब बेल्ट एंड रोड चीन के जो इनिशिएटिव है उसको रोकने के लिए हमें अपना कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये $600 बिलियन की फंडिंग की कोशिश है G7 देशों की, अमेरिका उसको लीड कर रहा है, ताकि जो विकासशील देश हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं वहाँ पर चलाई जा सकें, और चीन का जो दखल है अलग अलग देशों में, जो विकासशील और गरीब देश हैं उनमें, वहाँ उसका दखल कम किया जा सके। ठीक है, चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, आपको पता होगा कि चीन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसकी स्ट्रेटजी है, और वो फाइनेंस देता है अलग अलग देशों को। तो उसकी कोशिश यही है कि जो यहाँ चीन है ये वाला हिस्सा, तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वो यही है कि उसने सड़कों का, रेलवे का और शिपिंग का उसने एक पूरा जाल बिछाया है पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर, ताकि उसका व्यापार और तेज़ी से बढ़ सके। ओके, और इसके लिए उसने बड़े पैमाने पर फंडिंग की है। जैसे ये ग्वादर का जो बंदरगाह है चीन ने बनाया पाकिस्तान में, और उसने यहाँ से एक पूरी रोड ले गया, तो उसके लिए फंडिंग की उसने। और पाकिस्तान की हालत कितनी ख़राब हो गई है कि उस लोन की वजह से बुरा हाल है। यहाँ तक कि श्रीलंका में भी उसने फंडिंग की और लोन इतना ज़्यादा ले लिया श्रीलंका ने कि आज उसकी बेहाल स्थिति है। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए G7 देशों ने ये $600 बिलियन का ये एक प्रोजेक्ट जो है ना वो कहा है कि हम अब रिलॉन्च कर रहे हैं, और अलग अलग देशों में वहाँ पर सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, बुनियादी जो भी ढांचा है वो सब हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वरिंदर सिंह, उनका निधन हो गया 27 जून 2022 को, तो किस खेल से जुड़े हुए थे, आंसर होगा हॉकी। उनका निधन जालंधर में हुआ, 75 ईयर के थे। न्यूज़ आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। फोटोग्राफ ये रहा। उनके करियर के बारे में बताऊं,
1975 में कुआलालंपुर में पुरुष हॉकी विश्व कप में जो गोल्ड मेडल जीता था इंडिया ने, उस टीम के वो हिस्सा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पलोंजी मिस्त्री, उनका निधन हो गया 27 जून 2022 को, तो इनमें से क्या थे? आंसर होगा उद्योगपति। उनका निधन मुंबई में हुआ, 93 ईयर के थे वो। जन्म हुआ था 1929 में। कंस्ट्रक्शन कंपनी है शापूरजी पलोंजी ग्रुप, उसके वो चेयरमैन थे और उन्होंने आयरलैंड की नागरिकता भी ले ली थी काफ़ी पहले। ओके, और 2016 में उनको पद्म भूषण अवार्ड भी सम्मानित किया गया था। और आपको नाम पता होगा साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री को 2012 से 16 तक टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया था, ठीक है, बाद में हटा दिया गया था। तो वो साइरस मिस्त्री पलोंजी के ही छोटे बेटे हैं कहिए। ओके, ठीक है। और आपको बताऊं कि टाटा ग्रुप में जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो शापूरजी पलोंजी ग्रुप है। करीब 18.37% की हिस्सेदारी है टाटा ग्रुप में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर कौन सा फैसला दिया जिससे वहाँ की जनता में भारी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, खासतौर पर महिलाएं और युवतियों ने? आंसर का इसका गर्भपात का संवैधानिक अधिकार खत्म कर देना। न्यूज़ आप देख रहे हैं मेरे बगल में। गर्भपात का संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और बहुत मशहूर एक केस है ये केस, रो बनाम वेड, रो वर्सेस वेड। तो ये 1973 लगभग 49 ईयर पहले उस समय फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गर्भपात इलीगल नहीं है, संवैधानिक अधिकार है गर्भपात कराना अगर कोई युवती महिला चाह रही है तो। लेकिन अब उसको पलट दिया 49 ईयर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो महिलाओं को गर्भपात कराने का अधिकार मिला था, अब वो अधिकार ख़त्म हो गया वहाँ पर। ओके, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ पर अबॉर्शन से रिलेटेड जो भी कानून है वो राज्य, वहाँ के जितने राज्य हैं वो अपने अलग अलग नियम बना सकते हैं। तो इस फैसले के बाद देश जो है दो धड़े में बंट गया एक तरह से विचारधारा के तौर पर। एक हिस्सा बहुत पुरजोर इसकी मुखालफत कर रहा है, यानी विरोध कर रहा है, और दूसरा धड़ा जो है वो कह रहा है कि ये ऐतिहासिक है और ये अबॉर्शन पर तो रोक लगनी चाहिए। ओके, तो रो बनाम वेड ये इम्पॉर्टेंट है मुद्दा, और एग्जामिनेशन में हो सकता है कि ये यूपीएससी वगैरह में पूछा जा सकता है। रो बनाम वेड, रो वर्सेस वेड क्या है? रो जो है उस नाम से नॉर्मा मैककॉर्प, तो उन्होंने टेक्सास के गर्भपात पर रोक लगाने वाले जो कानून थे उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था, याचिका दायर की थी। 1970 में ही उन्होंने मुकदमा दायर किया था। उस समय 22 साल की थी, 5 माह की गर्भवती थी। लेकिन फैसला जो आया ना वो 1973 में आया, और उस समय उनके खिलाफ जो मुकदमा लड़ रहे थे वो अटॉर्नी जनरल हेनरी वेड थे। ओके, तो उनका कहना था कि गर्भपात का अधिकार नहीं होना चाहिए, जबकि इनका कहना था, रो का कहना था कि गर्भपात का अधिकार होना चाहिए। तो उस समय 1973 में वहाँ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि गर्भपात कराना संवैधानिक अधिकार होगा महिलाओं का, लड़कियों का। लेकिन अब चूँकि अधिकार ही ख़त्म कर दिया गया है, तो ऐसे में ये भी हुआ है कि वहाँ के 13 राज्यों ने अमेरिका के गर्भपात के को संवैधानिक अधिकार जो था वो सबको ख़त्म करना शुरू कर दिया, नोटिफाई करना शुरू कर दिया है वहाँ। ओके, तो इसी के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और वहाँ के शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं, वहाँ पर पब्लिक उतर आई है। यहाँ तक कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने भी निंदा की है। अब अमेरिका की बात हो रही तो भारत की भी बात कर लें। भारत में गर्भपात को लेकर यानी अबॉर्शन को लेकर क्या नियम है? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971 है, ठीक है। उसमें ये प्रावधान है 20 सप्ताह तक की गर्भपात की अनुमति है। हालांकि बाद में इसको चेंज किया गया और 24 वीक्स तक के अगर गर्भ है तो वहाँ गर्भपात या फिर कहें अबॉर्शन की परमिशन है। ओके, और ये केवल विशेष श्रेणी की गर्भवती महिलाओं के लिए है, जैसे बलात्कार या अनाचार से बची हुई जो महिला है और वो प्रेग्नेंट हो गई है उनके लिए।
ओके। लेकिन इसके लिए 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर से अप्रूवल लेना होता है, पूरा नियम कानून वगैरह बने। यहाँ तक कि अगर भ्रूण की अक्षमता है, डिसेबिलिटी है, पता चल रहा है कि भ्रूण में अक्षमता है, तो भी गर्भपात कराया जा सकता है। उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन एक मेडिकल बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है। तो भारत में उस नियम का, कानून का क्या नाम है? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP एक्ट 1971। सोचा थोड़ा इस पर डिटेल बताना चाहिए। बहुत हंगामा बरपा हुआ है अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 17वें सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? आंसर होगा 10 गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया ने। ओके, कौन कौन है गोल्ड मेडल विजेता, ये सब आप देख रहे हैं। श्री हरि नटराज, मिहिर अम्बरे, अनीश सुनील कुमार गौड़ा। अनीश सुनील कुमार गौड़ा ने फिर से जीता। श्री हरि नटराज ने एक और गोल्ड जीता। मिहिर अम्बरे ने फिर से जीता। अनीश सुनील कुमार गौड़ा ने फिर से जीता। तो ये अलग अलग कैटेगरी में इन सब ने गोल्ड मेडल जीते हैं। इम्पॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। डाक विभाग के कर्मचारियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए किस ई-लर्निंग पोर्टल को लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा? आंसर होगा डाक कर्मयोगी, ठीक है। 28 जून को डाक विभाग के ई-लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी उसको लॉन्च किया गया है, और इसके जरिए लगभग 4 लाख जो ग्रामीण डाक सेवक और जो कर्मचारी हैं विभागीय, उनकी दक्षता में वृद्धि वगैरह, इन सबको ट्रेनिंग वगैरह इन सबसे दी जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए कौन सा पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया? आंसर होगा पद्मा, पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस। ओके, तो रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA ने ये इसका उद्घाटन किया, पद्मा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने जानवरों के लिए देश के पहले कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया है, तो इसका नाम बताएं, क्या नाम है इसका? आंसर होगा एंकोवैक्स। ओके, कृषि मंत्रालय ने अभी जून में ही जानवरों के लिए देश का पहला कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया, और ये वैक्सीन कुत्ते, शेर, तेंदुए, चूहे, खरगोश जैसे जानवरों को लगाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था, और बाकी कंटेंट कल के सुबह 7 बजे की वीडियो में मैं दूंगा। और मैराथन वीडियो देखना मत भूलना, और मेंबरशिप ले सकते हैं अगर आपने नहीं लिया है करंट अफेयर्स का तो। और हाँ, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का। गूगल प्ले पर जाइए, सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च करें, ये लोगो दिखाई देगा और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके थ्रू मेंबरशिप के जरिए आप शानदार तैयारी कर सकते हैं, खासतौर पर करंट अफेयर्स का। अब मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।